नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास का क्रम आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, इसके क्रम और उस काल में लेखक जो भी हुए और उनकी पुस्तकों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और वह लेखक किनके दरबारी कवि थे इसके भी बारे में हम जानेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में दरबारी कवि के रूप में भी पूछ लेता है। तो भाग 1 में हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत रूप से सीखा कि हिंदी कैसे कैसे आई। भाग 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बारे में विशेष रूप से। तो हम पहले देख लें आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक। तो आदिकाल का जो समय है ये 8वीं से 14वीं सदी के बीच में माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकांशतः जो भी गद्य और पद्य की रचनाएं हुई हैं वह 1050 से 1375 के बीच में ही हुई हैं, इसलिए इस तिथि को थोड़ा मुख्य माना जाता है। लेकिन जब पहले आदिकाल में रचनाएं प्रारंभ हुई तो ये दोहा या कविताओं के रूप में ही इनका प्रचलन हुआ, यानी कि पहले पद्य से ही इसकी शुरुआत हुई, गद्य से नहीं। तो आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल 1375 से लेकर के 1700 तक, फिर आता है रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक, फिर आधुनिक काल 1900 से लेकर के आज तक। तो हम लोग इस भाग में मुख्य रूप से पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। अब आदिकाल में हम पढ़ेंगे पहले आदिकाल का तात्पर्य क्या होता है, किसने आदिकाल नाम दिया और इसको किस अन्य काल के नाम से भी हम जानते हैं। तो आदि का तात्पर्य होता है प्रारंभ। आदि का तात्पर्य होता है प्रारंभ अर्थात पहले का काल, और काल का तात्पर्य होता है समय। तो पहले का समय अर्थात जब अपभ्रंश के बाद हिंदी की उत्पत्ति हुई तो जो भी पद लिखे गए तो जहां से मुख्य रूप से हिंदी में आने लगे उसको कहा गया आदिकाल। अब आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। ये जो प्रारंभ काल है इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। वीर काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया। चारण काल रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन का काल कहा। इन लोगों ने यह नाम क्यों दिया, इन नामों के आधार पर हम पुस्तकों की व्याख्याएं प्लस उससे संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे कि आखिर इस प्रकार के नाम क्यों दिए गए। तो अब देखिए जो आदिकाल आया इसमें जो भी रचनाएं रचित हुई उसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, रासो साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य। तो ये जो सभी साहित्य हैं इन सभी साहित्यों का मिलन, ये जो लेखकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं इनका विस्तार इन्हीं में मिलेगा। इन लोगों ने ऐसा नाम क्यों दिया। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य में सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में हम देखेंगे वज्रयान शाखा। जो सिद्ध साहित्य है इससे किसका संबंध है, वज्रयान शाखा। ये वज्रयान शाखा क्या है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 गुटों में या 2 संप्रदायों में बट गया, वज्रयान और हीनयान, या वज्रयान को हम महायान शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो जो वज्रयान शाखा थी इन्होंने सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ रचनाएं या कुछ कविताएं की। अब इसमें हम देखेंगे जो सिद्ध साहित्य के पहले कवि हैं वो हैं सरोजयाद या सरोजभद्र। अन्य कवि हैं सबरया, लुइया, डोम्भिया, कन्हपा, कुकुरिया। ये अन्य कवि हैं, किस काल के हैं, सिद्ध साहित्य के और आदिकाल के। अब इनकी विशेषताएं क्या थी,
जो सिद्ध साहित्य के कवि हैं, इनकी विशेषताएं थी पंचमकार। ये पंचमकार क्या होता है? ये 5 सिद्धांतों को मानते थे। 5 सिद्धांत क्या है? मद्य, ठीक, मद्य अर्थात मदिरा का सेवन करना, मांस अर्थात मांस खाना, मत्स्य मछली खाना, और मुद्रा। तो मुद्रा क्या होता है? आप जब महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी कई मुद्राएं मिली हैं, अर्थात शरीर के अंगों को जिस प्रकार से वर्तमान समय में योग प्रचलित है, तो हम अपने शरीर की को कई तरीकों से करके योग करते हैं। तो इस प्रकार से शरीर की कलाकृति, शरीर की एक कलाकृति ही क्या कहलाती है? मुद्रा। तो ये लोग मुद्रा को मानते थे। और प्लस मैथुन अर्थात संतानोत्पत्ति, संतानों की उत्पत्ति करना, ठीक। तो ये 5 चीजों में ये लोग विश्वास करते थे। कौन लोग? सिद्ध साहित्य के लोग। तो अब इसके विरोध में ये लोग सुखी थे, अर्थात सुख करना चाहते थे, जो कि इनकी दूसरी शाखा थी, जो हीनयान थी। वो अपने आप को बहुत छोटा समझती थी और छोटा समझ करके महात्मा बुद्ध की पूजा करना चाहती थी। तो इसके विरोध में नाथ साहित्य, जो नाथ साहित्य था, उनकी जो विचारधारा सामने आई, किसमें? हिंदी साहित्य में। वो कब आई? इनके विरोध में आई। अब हम देखेंगे नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के 9 कवियों का उल्लेख मिलता है, जो कि सिद्ध साहित्य के 84 कवियों का। याद रखिएगा, सिद्ध साहित्य में 84 लोगों का उल्लेख मिलता है और नाथ साहित्य में 9 लोगों का उल्लेख मिलता है। तो इन लोगों ने वर्णाश्रम का विरोध किया, अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्णों में बांट दिया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। और ये हठ योग, क्या है? हठ योग में ये लोग विश्वास करते थे, अर्थात जो यह हठ योग है, योग का ही एक रूप है। इसमें बहुत ही कठिन योग किया जाता है, ठीक। तो आप हठ योग से समझ सकते हैं देख करके। धन्वंतरी, इस काल के जो महान आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सा, रसायन शास्त्र के ज्ञाता धन्वंतरी भी आदिकाल में ही हुए। और गोरखनाथ, तो नाथ साहित्य में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण हैं। चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, गोपीचंद और भरथरी इसी काल के कवि हैं। और इस काल की जो भी रचनाएं या पंक्तियां मिली हैं, वो किस रूप में मिली हैं? दोहा अथवा पद के रूप में। अर्थात नाथ साहित्य में जो भी उपलब्ध मिला है हमको, किस रूप में मिला है? दोहा अथवा पद के रूप में मिला है। अब हम आगे देखेंगे जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में, जैन साहित्य का जो अधिकतम विकास हुआ है वह राजस्थान और गुजरात में हुआ है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के जो शासक थे उन्होंने जैन साहित्यकारों को आश्रय दिया, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जैन साहित्य का अधिकतम विकास कहाँ हुआ? गुजरात और राजस्थान में। और जैन साहित्य के रचनाकार जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू को ही प्रथम रचनाकार माना जाता है जैन साहित्य में। इन्होंने पौमचरियु की जो रचना की है, यह राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है। और पुष्पदंत राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में उनके दरबारी कवि थे, ठीक। और धनपाल ये भविष्यदत्त कथा का वर्णन किए हैं। और हेमचंद ये वैयाकरण थे, ठीक। याद रखिएगा, वैयाकरण अर्थात जो व्याकरण के ज्ञाता हों उनको कहते हैं हम वैयाकरण। तो हेमचंद वैयाकरण थे। और ये गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के यहाँ दरबारी कवि के रूप में रहे। अब इन लोगों की जो भी रचनाएं थी,
वह अपभ्रंश में, किसमें मिलती हैं? अपभ्रंश में ही मिलती हैं। अब हम आगे देखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य, अब हम देखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य की क्या विशेषता है? इसमें रास, जैसा कि हम लोग रास लीला सुने हैं, तो इसमें श्रृंगार, वीर आदि चीजों की प्रधानता है। तो इसमें जो भी वीर हुए अर्थात युद्ध में, उन वीरों की गाथाओं का वर्णन किया गया है। तो रासो साहित्य के 3 रूप मिलते हैं। एक मिलते हैं वीर गाथात्मक, अर्थात जो भी वीर थे उनकी गाथाओं का वर्णन किया गया। दूसरा धार्मिकता, अर्थात धर्म पर आधारित, और श्रृंगारिकता अर्थात श्रृंगार पर आधारित। तो 3 प्रकार की रचनाओं का उल्लेख मिलता है रासो साहित्य में। अब रासो साहित्य में हम देखेंगे चंद्रवरदाई बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं रासो साहित्य में। तो इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि थे और पहले उनके मित्र भी थे। कौन? चंद्रवरदाई। तो जब 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, तो गोरी इनको गजनी उठा ले गया। ठीक इस प्रकार फिर बाद में चंद्रवरदाई भी गजनी चले गए और उन्हीं के पास वहीं थे। फिर हम देखेंगे सारंगधर हमीर रासो, इनकी रचना है हमीर रासो। जगनिक, इनकी रचना है परमाल रासो। नरपतिनाल, इनकी रचना है बिसलदेव रासो। नल सिंह, इनकी भी रचना है विजयपाल रासो। लेकिन एक याद रखिएगा, यह रासो साहित्य है लेकिन आदिकाल की रचना नहीं है, क्योंकि इसकी रचना हुई थी 16वीं सदी में। दलपत विजय, इनकी रचना है खुमार रासो। इसकी जो रचना हुई थी वो 17वीं सदी में हुई थी, अर्थात रासो साहित्य में सम्मिलित किया गया है लेकिन आदिकाल की रचना नहीं है। फिर अज्ञात, इनकी रचना है मुंज रासो। तो ये हमारे हो गए कुछ रासो साहित्य के लेखक और इनकी रचनाएं। तो अब देखेंगे हम चारणी साहित्य। चारणी साहित्य क्या है? तो जो चारणी साहित्य के कवि या लेखक हैं, ये इन लोगों की जो छोटी मोटी रचनाएं हैं, इसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। तो ये अधिकांशतः सिंध, राजस्थान और गुजरात में इनका विकास हुआ और ये लोग राजाओं की दरबारों में उनके गुणगान किया करते थे, अर्थात उनकी प्रशस्ति और ख्याति, ठीक, उनकी प्रशस्ति और ख्याति पर गुणगान किया करते थे। और ये अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात और सिंध में इस प्रकार के जो भी कवि हैं उनका उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे सबसे मुख्य रूप से जो आदिकाल में सबसे मुख्य है वह है परकीर्ण साहित्य। परकीर्ण साहित्य का तात्पर्य क्या होता है? बिखरा हुआ या सम्मिश्रण या मिला हुआ, अर्थात कई विचारधाराओं को मिला करके बनाया गया हुआ। तो परकीर्ण साहित्य में हम पढ़ेंगे जो इसके मुख्य कवि हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने अपनी भाषा में पहली बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा, सबसे पहले अमीर खुसरो की भाषा में हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग हुआ है और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा, बलबन से लेकर के गयासुद्दीन तुगलक तक। अब इनकी कुछ रचनाएं हम देखेंगे। तो पहली बार इन्होंने हिंदी का उल्लेख किया और अंशिका और तुगलकनामा। तो अंशिका और तुगलकनामा की रचना की। किरान उस सादेन, इनकी पहली रचना है। नूह सिपीहर, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं जो कि परकीर्ण साहित्य में सबसे ख्यात लेखक हैं। दूसरी चीज, अमीर खुसरो तबला के आविष्कारक हैं।
इन्होंने गजल के भी क्षेत्र में और शायरी के क्षेत्र में भी महान योगदान किया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।